हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप आप सारे स्वस्थ हैं और आपके परिवार में सारे ही पूरे अच्छे से स्वस्थ हैं, राइट? और उसके साथ साथ आप अपनी पढ़ाई को भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ भी रहे हैं। और पॉजिटिव रहना है हमें इस माहौल में, राइट? क्योंकि अगर पॉजिटिव रहेंगे तभी अच्छे से पढ़ पाएंगे, और ये बात सबको पता है, लेकिन फिर भी रिमाइंड करवा रही हूँ आपको। ऑल राइट, चलिए बात करते हैं अपने इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज की, जो हमारी काफ़ी पहले से स्टार्ट हो गई है और हमने बहुत एमसीक्यूज कर लिए हैं। और ये एमसीक्यूज होंगे आपके गैप के, राइट? और ये वीडियो किन की है, किन के लिए है? फॉर द वंस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एपीएफओ एग्जाम। ऑल राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से, जो कि है, हाँ, ये वही सवाल है जो लास्ट की क्लास में मैंने होमवर्क दे दिया था कि बताएं, पहचानें इसका आंसर क्या होगा। तो मैंने आंसर्स देखे थे, कुछ बच्चों का ठीक था लेकिन बाकी सारे बच्चों का ये आंसर गलत था। तो चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। स्टेप्स, होल्ड ऑन, या स्टेप्स टू बी टेकन टू कैलकुलेट प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? विच आर मेड ड्यूरिंग द ईयर। Preparation of trial balance, preparation of final accounts, add the drawings made by the proprietor in the closing capital, and deduct the opening and additional capital introduced during the year, कि none of the above. All right, चलिए जो बच्चे नए आज जुड़े हैं ना, मैं समय दे रही हूँ 10 सेकंड का। सोच के बताना कि आपको डायरेक्टली आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉफिट्स, जो जो तीन ऑप्शंस गिवन है। ऑल राइट, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है। पहली बात, इसका आंसर है सी। मैं मानती हूँ आप कहेंगे कि बी से भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, मैंने कभी डिनाई नहीं किया। लेकिन जो सी पॉइंट है ना, वो डायरेक्टली हमें बता रहा है कि अगर आप ये स्टेप फॉलो करेंगे ना तो आपके हाथों हाथ प्रॉफिट्स आ जाएंगे। इस क्वेश्चन में ना हमें सीधा पूछा है कि स्टेप्स स्टेप्स पूछे हैं, स्टेप्स टू कैलकुलेट प्रॉफिट। दीज आर द स्टेप्स विच आर देयर। ठीक है, पहले ना मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगी, फिर इसके आंसर में आपको वापस लेके आऊंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे निकाला जाता है। कैलकुलेशंस क्या होती है अपनी? देखो, बैलेंस शीट देखी है ना हमने। बैलेंस शीट में ये देखिए, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड होती है हमारी ये, राइट? इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, जल्दी बताओ, डेबिट होती है क्रेडिट होती है? डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, व्हाट इट इज? क्रेडिट। ये क्रेडिट होता है, मतलब अपने एसेट्स हैं वो डेबिट होते हैं, उनकी नेचर। यहाँ पे ना एक चीज रिकॉर्ड होती है, कैपिटल, और फाइनल एक आंसर आता है। लेकिन ये आंसर ना कुछ कैलकुलेशंस के बाद आता है। पहली बात, ये आंसर कुछ कैलकुलेशंस के बाद आता है। वो कैलकुलेशंस क्या होती है वो मैं आपको अभी बताने लगी हूँ। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। देखो, आपके बिजनेस में ना जब आप जैसे आप, ये है 2021 फॉर एग्जांपल, चलो मैं 2020 की बात करती हूँ। 2020 में जब बिजनेस शुरू हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है 2019 में जो कैपिटल बची होगी लास्ट में, वो 2020 की ओपनिंग कैपिटल बनी होगी, है ना? ये बात में तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो ओपनिंग कैपिटल सबसे पहले लिखते हैं हम, जितने भी है अमाउंट, ठीक है, अमाउंट कितनी भी है, उसमें हम क्या ऐड करते हैं? देखो, ऐड करते हैं प्रॉफिट्स। ये प्रॉफिट्स कहाँ से आया हमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, मैंने ये प्रॉफिट्स ऐड कर दिए। मैं माइनस करती हूँ ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग्स अगर मैंने, जो जो चीजें आपकी कैपिटल को बढ़ा रही है ना, जो इंक्रीज कर रही हैं आपकी कैपिटल को, उनको आप ऐड करेंगे। जो आपकी कैपिटल को कम कर रही हैं, घटा रही हैं, आप उनको माइनस करेंगे। तो ड्राइंग मतलब इस कैपिटल में से पैसा निकालना, माइनस, तो ड्राइंग्स आपकी माइनस होंगी, राइट? उसके साथ साथ अगर आपने कोई एडिशनल कैपिटल बिजनेस में डाली है,
मतलब कैपिटल और डाल रहे हैं, बढ़ा रहे हैं कैपिटल, तो क्या होगा, ऐड प्लस एडिशनल कैपिटल। जितने भी अमाउंट की है, ठीक है। ये जो फाइनल आंसर आता है ना, यही वो आंसर है जो आप यहाँ लिखते हैं। इतनी बात क्लियर हुई हमें, ठीक है। हमें ना क्वेश्चन में अगर ना, चलो एक और बात बताती हूँ, फिर चलते हैं क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं अच्छे से। मुझे बताओ, अगर आपको हर चीज दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है, अच्छा, क्लोजिंग गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, हर चीज गिवन है अगर, तो क्या हम प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं? आंसर इज यस, राइट। चलिए, क्वेश्चन था एड द ड्राइंग्स मेड बाय प्रोप्राइटर इन क्लोजिंग कैपिटल। अगर ना मैं ऑपोजिट करती ना, क्लोजिंग कैपिटल जो यहाँ माइनस किया है ना, वो यहाँ ऐड करो, जो यहाँ ऐड किया था उसको यहाँ माइनस करना है, ऑपोजिट चल रहे हैं। क्लोजिंग कैपिटल में से प्लस ड्राइंग्स, ठीक है, माइनस प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स अगर नेट प्रॉफिट्स आए हैं, ठीक है जी, जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में से आए हैं, वो अपने माइनस कर दिए। कोई एडिशनल कैपिटल लगाई, उसको भी माइनस कर दिया, ठीक है, ये माइनस कर दिया, तो ये मेरे पास आ गई ओपनिंग कैपिटल, राइट। क्वेश्चन देखिए, एट द ड्रॉइंग्स विच आर मेड बाय द प्रोप्राइटर इन द क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, ये ऑपोजिट चल रहा है, रिवर्स चल रहे हैं। ड्रॉइंग्स को ऐड किया, ओके, एंड डिडक्ट द ओपनिंग एंड द एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। अगर हमें नेट प्रॉफिट्स निकालने हैं ना, तो क्लोजिंग कैपिटल में से ड्रॉइंग्स ऐड करो, एडिशनल कैपिटल को, इसको मैं करके दिखाऊं आपको कहीं पे सॉल्व? ऐसे ना अगर मैं बोलूंगी तो कई बच्चों को समझ नहीं आएगा, कईयों को आ जाएगा, और मैं चाहती हूँ कि जो बच्चा क्लास देख रहा है ना, हर किसी को समझ में आए। रुकिए, मैं ना इस कलर से करते हैं, चलिए। देखो अच्छे, अगर क्लोजिंग कैपिटल अपनी है 1 लाख, ठीक है जी, ड्राइंग्स है अपनी कितनी, 20,000, ओके। ओपनिंग कैपिटल कितनी है मेरी, ओपनिंग कैपिटल में 2 लाख ले लूँ, ठीक है, 2 लाख ले लेती हूँ। और एडिशनल कैपिटल जो मैंने इंट्रोड्यूस की, वो भी मैं लेती हूँ, वो मैं 10,000 ले लेती हूँ, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है। आप प्रॉफिट्स निकाल सकती हूँ मैं, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या मैं प्रॉफिट्स निकाल सकती हूँ? ये सारी कैलकुलेशन जो आपने सीखी है ना, अब ये यहाँ काम आएगी, ठीक है, मैं निकाल सकती हूँ। कैसे? क्लोजिंग कैपिटल 1 लाख प्लस 20,000 ड्रॉइंग्स, राइट। रुको, प्लस ड्रॉइंग्स, रुको, ऐसे भी नहीं करती हूँ, और सिंपल करते हैं इसको, और सिंपल करते हैं। ये चीज करनी है आगे ना, यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है। क्लोजिंग कैपिटल लिखो कितनी है, 1 लाख, राइट। ड्राइंग्स कितनी है अपनी, जल्दी से बताएं, ड्राइंग्स कितनी है, 20,000। नेट प्रॉफिट्स निकालने हैं, ये इग्नोर करिए। एडिशनल कैपिटल कितनी, माइनस करें, ठीक है। फाइनल में ओपनिंग कैपिटल दे रखी है क्वेश्चन में, यस दे रखी है 2 लाख। ये सारी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी? यस आ जाएगी। जो भी आएगा ना, अपना है ये नेट प्रॉफिट्स, तो यस, प्रॉफिट्स कैन बी कैलकुलेटेड एज पर दिस मेथड। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 155th, methods of ascertainment of profit by single entry system are statement of affairs method, cash sales, conversion of single entry system into double entry system method, कि none of the above। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रॉफिट कैसे निकालेंगे अगर सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो होता है, तो कौन सा मेथड यूज करते हैं आप, जल्दी से बताएं। All right, so let's have a look at the answer of this question. Answer is A, statement of affairs method।
कैश सेल्स हो या कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री टू, ये तो कन्वर्जन कर दी ना सिंगल एंट्री से डबल एंट्री में, तो यहाँ तो सिंगल की बात ही नहीं हुई, अब फाइनल बात ही डबल एंट्री की हो रही है, तो आंसर ये नहीं होगा। कैश सेल्स भी आपके डबल एंट्री में आती है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड में ना आपका कौन सा मेथड फॉलो होता है? सिंगल एंट्री सिस्टम, राइट। देखिए, नो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड, नो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड, प्रॉफिट therefore under the single entry system it can be ascertained, मतलब निकाला जा सकता है only by comparing the capital at the end of the trading period with that in the beginning, right। आपके ना एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ देनी चाहूंगी एडिशनल, आई थिंक ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन अगर शायद, है ना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड में ना हम रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स को नोट डाउन नहीं करते, हमारा फोकस सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स पे रहता है, और ये जनरली ना वो फॉलो करेंगे जैसे हमारे सोल प्रोप्राइटर्स हो गए, जो सोल प्रोप्राइटर समझते हैं ना, कोई एक इंसान अपना बिजनेस कर रहा है, दैट इज अ सोल प्रोप्राइटर, तो वहाँ जनरली ये होगा जहाँ सिर्फ आपकी पर्सनल ट्रांजैक्शंस से होती हैं, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 156th question. You need to choose the wrong statement. First one is un um wait, there is a little confusion. मैं पूरी लिखती हूँ इसको, is capital expenditure, ठीक है, expenditure which benefits the current period is revenue, amount paid for acquiring land is capital in nature, राइट, ऑल आर करेक्ट। तो आपको ना इसमें से कोई गलत स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी है, ए है, बी है, सी है कि डी है, अच्छे से देख के बताएं, ठीक है जी। आपके पास टाइम है 10 सेकेंड्स का। ऑलराइट, चलिए इसका आंसर देखते हैं अभी। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। मैंने इसको पूरा ही कर ही दिया था, अनरीजनेबली लार्ज अमाउंट स्पेंट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कतई गलत है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। हाँ, मैं एग्री करती हूँ, मैंने आपको बताया था कि अगर बहुत हाई अमाउंट स्पेंड करते हैं, हाई अमाउंट, तो वो कभी कभी कैपिटल, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन हमेशा नहीं। एग्जाम्पल आप पूछेंगे कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, अम, आपने ना शॉप्स देखी होंगी अपने एरिया में, अच्छे एरिया, अगर आपके मतलब कोई भी लोकल में ना, अगर आप देखें कोई एक अच्छा एरिया है, वहाँ जो शॉप्स होती है ना, उनका जो किराया होता है वो बहुत महंगा होता है, क्या ये बात हमने ऑब्जर्व करी है कभी? राइट, उनका किराया ना महंगा होता है। अब देखो, किराया मतलब आपका रेंट, रेंट कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंडिचर शो होता है, मतलब ये इसकी नेचर क्या है? रेवेन्यू। लेकिन हम देखते हैं कि जो इनका खर्चा है, रेंट है, वो 70-70 हजार है, 70-80 हजार, 1 लाख, 1.5 लाख, इतना महंगा इनका रेंट है। अब देखो, अनरीजनेबली लार्ज अमाउंट इज स्पेंड, लेकिन वो चीज है तो अपना रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब जो आपको देना ही देना है, देना ही देना है, और आए दिन वो रिपीटेटिव, मतलब बार बार आएगा वो एक्सपेंडिचर, हर महीने आपको रेंट देना है ना, ये तो नहीं कि आप एक बार ही देते फिर आपको माफ कर दें, आप रेंट में देना, ऐसा नहीं होता, आपको ये रेपिटेटिव होता है रेवेन्यू नेचर, और रेंट आपको हर महीने देखना है, तो भले ही इसकी अमाउंट बहुत ज्यादा है, फिर भी ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? गलत स्टेटमेंट देखिए, अनरीजनेबली लार्ज अमाउंट स्पेंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, नो, इट कैन बी रेवेन्यू ऑल्सो, और वो एग्जाम्पल हमने देख लिया, इसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर है ए, ठीक है जी। बाकी सारी स्टेटमेंट्स ठीक है। एक्सपेंडिचर विच बेनिफिट्स द करंट पीरियड, जो करंट पीरियड में बेनिफिट देता है, वो आपका कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल्स परचेज, रॉ मटेरियल्स परचेज किया, खर्चा किया, अब ये रॉ मटेरियल्स कभी कभी ना कभी गुड्स बन के
जब इन गुड्स को मैं बेचूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, पैसा। तो ये बेनिफिट है ना मेरे लिए। अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग लैंड, लैंड अपना फिक्स्ड एसेट है, और इतनी बड़ी अमाउंट अगर आप स्पेंड करते हैं, और किसको लेने के लिए, फिक्स्ड एसेट को लेने के लिए, दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। चलिए, ऑल और करेक्ट तो नहीं होगा बिकॉज एक स्टेटमेंट अपनी मतलब एक स्टेटमेंट अपनी गलत है, और इसका आंसर है ए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 157th क्वेश्चन। यू नीड टू आइडेंटिफाई द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। इसमें से बताएं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होगा। ठीक है जी, आपके पास समय है 10 सेकंड का। ठीक है, चलिए, आई होप द आंसर हैज बीन सॉल्व्ड, ऑल ऑफ द अबव। मैं जानती हूँ आप में से कई बच्चे होंगे जिन्होंने ए को चूज किया होगा कि हाँ, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, हमने काफी बार एग्जाम्पल डिस्कस किया है कि ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ये ठीक है, लेकिन बाकी दोनों भी ठीक है। ब्रोकरेज देते हैं ना जो आप इशू शेयर्स, जैसे देखो, ये है मेरा बिजनेस, ऑलराइट, और ये है शेयर होल्डर्स, इनको क्या देने हैं, शेयर्स, शेयर्स देने हैं इनको। अब ये काम मैं नहीं करती, मैं नहीं बांटती, तो मैं अंडर राइटर्स वगैरह को हायर कर लेती हूँ कि आप अंडर राइटर्स, नाम ध्यान रखिएगा मैं क्या यूज कर रही हूँ, यहाँ पे टेक्निकल वर्ड्स हैं। ये है अंडर राइटर्स, ये है शेयर होल्डर्स, ये है मेरे शेयर्स। अंडर राइटर्स को मैं बोलती हूँ, ये मेरा जो बिजनेस है, ये बोलते हैं अंडर राइटर्स को कि आप शेयर होल्डर्स को ना शेयर्स बेच दो। वो एग्री कर जाते हैं अंडर राइटर्स की ठीक है हम शेयर बेच देंगे, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा। तो आप इनको बदले में क्या देते हैं, ब्रोकरेज या कमीशन। ठीक है, तो इसी की बात हो रही है, ब्रोकरेज ऑन इशू ऑफ शेयर्स। नोट कर लीजिएगा, कहीं अगर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बना रखे नोट, अगर नहीं भी बना रखे ना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखिए और एग्जाम्पल्स लिखिए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ब्रोकरेज ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मैंने बता रखे हैं, जो बिजनेस के स्टार्ट होने से पहले आप खर्चे कर लेते हैं। जैसे ना, अगर आपको अपनी बिजनेस में लोगो डिजाइन करना है, कोई भी बिजनेस का लोगो होता है ना, जैसे ये है स्लीपी क्लासेस का लोगो, तो ये भी डिजाइन होता है, और इस डिजाइनिंग के लिए कभी कभी आपके पैसे लग जाते हैं, खर्चे हो जाते हैं, तो वो होता है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो है पार्ट सबसे पहले प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है जी, तो चलिए, इस क्वेश्चन के तीनों आंसर्स अपने करेक्ट हैं, दैट इज वाई ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Repairs of machinery worth 20,000 will be debited to repairs account, debited to machinery account, it is a capital expenditure, या it is credited to machinery account। ये चार ऑप्शंस हैं आपके पास, और ये है आपका टाइम। हो गया ये क्वेश्चन। चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका आंसर है बी, डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। जो भी आप रिपेयर करते हैं, अभी कई बच्चों ने इसका आंसर ए किया होगा, जो कि गलत है, ये गलत है। रिपेयर करते हैं ना कोई भी मशीनरी के लिए, तो देखो, वो चीज मशीनरी की कॉस्ट में ही जुड़ती है, अलग से नहीं लिखेंगे। तो वो कहाँ डेबिट होगा, मशीनरी अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड। ठीक है, और एक सवाल पूछ रही हूँ, क्रेडिट क्या होगा, टू डैश। ये आपका होमवर्क है।
मुझे आपने इसकी जर्नल एंट्री बतानी है कि अगर आप रिपेयर कर रहे हैं मशीनरी की 20,000 की रिपेयर कर रहे हैं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, रिपेयर अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है पहली बात, राइट ना। ये क्रेडिट होगा मशीनरी अकाउंट में, ये डेबिट होगा मशीनरी अकाउंट में, तो मशीनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड, लेकिन क्रेडिट क्या होगा ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। ये होमवर्क है, कमेंट्स में आप बताएंगे मुझे। अगला क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, नोटबुक्स वगैरह ले आए अपनी। कैलकुलेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओपनिंग स्टॉक है अपने पास 4 लाख का, क्लोजिंग स्टॉक है 3 लाख का, परचेजेस है 9 लाख की, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। देखो घबराना नहीं है इस क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सच में ये इजी है। चलिए करिएगा। हो रहा है ये सॉल्व, थोड़ा टाइम ले सकता है, ये क्वेश्चन लेंदी हो सकता है, पर चलिए कोई बात नहीं, करिएगा फिर भी। आंसर देखिए इस क्वेश्चन का। चलिए लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड इट इज बी, 12,50,000। अब वो कैसे आया, चलिए कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास क्या क्या गिवन है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग गिवन है, परचेजेस गिवन है। अच्छा इन तीनों को देख के सबसे पहले क्या कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं अगर ये तीनों चीजें हमारे पास गिवन है तो। सीओजीएस, सीओजीएस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। आपका सीओजीएस आ जाएगा। ओपनिंग कितना है अपने पास 4 लाख, परचेजेस कितनी है 9 लाख, क्लोजिंग कितना है 3 लाख, तो 9 + 4 कितने हुए 13, 13 - 3 10 लाख, 10 लाख बचे, वो क्या है अपना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, 10 लाख पहली बात। आगे आगे देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, ये कॉस्ट ये है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो जीपीबी आसानी से निकल जाएगा अपना। 25% ऑफ सीओजीएस कितना है, 10 लाख का 25% कितना आएगा, 25, 2.5 लाख। हमारे पास सीओजीएस आ गया, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सेल्स कितनी है, क्या सेल्स निकल सकती हैं अब, सेल्स इज इक्वल्स टू सीओजीएस प्लस जीपी, ये फॉर्मूला है। क्या होगा, 10 लाख जो कि है अपनी सेल्स प्लस जीपी जो कि है 2.5 लाख, कितना आया वैल्यू, 12,50,000। इसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर है अपना बी, राइट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को, सेम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन 160, सीओजीएस है अपने पास 1 लाख रुपए का, ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स। अब 20% है सेल्स का, लेकिन क्वेश्चन में ही हमें सेल्स की वैल्यू निकालनी है। अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन कौन बना पाता है। आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 15 सेकेंड्स, इससे ज्यादा समय लगेगा तो प्लीज पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर शो करती हूँ। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, 1,25,000। नाउ हाउ,
कैसे आया, एक एक करके ना इसको समझते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले ना अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना जो नहीं पता चल रहा है कैसे करना है क्या स्टेप होगा, आप शुरू कर दीजिए क्वेश्चन करना, कभी ना कभी डेस्टिनेशन मिल जाएगी। ठीक है, देखो COGS इज गिवन 1 लाख, क्रॉस प्रॉफिट गिवन है 20% ऑन सेल्स। सेल्स क्या हमें गिवन है? अरे नहीं, यही तो निकालनी है। तो चलिए अभी क्वेश्चन को देखते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है। लेट अज्यूम कर लो आप, लेट सेल्स बी एक्स, सेल्स को एक्स मान लीजिए आप। ठीक है, अगर सेल्स एक्स है तो जीपी क्या है? 20% ऑफ एक्स, 20% ऑफ सेल्स है ना। जीपी फाइनल क्या आया मेरे पास? 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0.2x। ठीक है, मेरे पास सेल्स है x, मेरे पास जीपी आ गया 0.2x। सीओजीएस का फॉर्मूला आता है ना अपने को, क्या फॉर्मूला है सीओजीएस का? सेल्स माइनस जीपी। ये फॉर्मूलाज हैं, आपको आने चाहिए। सेल्स कितनी है अपनी? x माइनस 0.2x, सीओजीएस क्या आ रहा है? 0.8x। यहां तक क्वेश्चन क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है ना तो आपका क्वेश्चन बन चुका है। आगे देखते हैं आगे क्या होगा। जब मुझे पता है कि COGS की वैल्यू 1 लाख है और जो मैंने COGS निकाला है वो है 0.8x, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ 0.8x इज इक्वल्स टू 1 लाख? हाँ मैं कह सकती हूँ। अब इसके बाद क्या x की वैल्यू निकल जाएगी? x इज इक्वल्स टू 1 लाख डिवाइडेड बाय 0.8। ठीक है, x कितना आ रहा है? 1,25,000। समझ आ रहा है ना, 1,25,000 है। और x मैंने क्या एज्यूम किया था, खुद से बताए। लेट सेल्स बी x, क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ सेल्स। कितनी आई है सेल्स? 1,25,000 एंड दैट इज वाई इस क्वेश्चन का आंसर है बी। राइट, अगर ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू भी पूछी होती क्वेश्चन में, जो कि पूछी जा सकती है, तो कैसे निकलता? 1,25,000 जो कि सेल्स है, जीपी क्या है? 20% ऑन सेल्स है ना, इसका 20% कर दीजिए, आपकी निकल जाएंगी सेल्स, सॉरी आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, जो भी आ रहा है आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो। आपको ऐसे सॉल्व करना है, राइट। तो चलिए लेट्स एंड द क्लास एंड आई होप आपको बहुत बेनिफिट मिला होगा आज की क्लास से। अगर हाँ, और अगर कोई अच्छा फीडबैक है और अगर कोई इम्प्रूवमेंट के लिए आप कुछ बात बताना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और उसके साथ साथ जो मैंने आपको होमवर्क कहा है वो भी कमेंट्स में ज़रूर लिखना। एंड या कीप ऑन लर्निंग, और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।